साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाजदार जैसलमेर से। दोस्तों, आज का मंथन काफ़ी महत्वपूर्ण मंथन है और सीखने के लिए भी है कि पिछले 1-1.5 महीने से खूब मार पड़ रही है। सिपाही से स्टार्ट हुआ था, राजस्थान से कमांडो तक गया, मेजर साहब तक गया, ब्रिगेडियर साहब तक गया, एसएम साहब तक गया, सूबेदार साहब तक हिमाचल में गया, पंजाब में गया। पिछले 1.5 महीने में जैसे कोई सीरियल वाइज एक हफ्ते में एक कांड करना है, ठीक है ना, ऐसा हुआ है। तो हम कैसे नहीं माने कि नहीं, ये सीरियल वाइज ही करवाया गया है। और साथ में ये भी है कि ऐसा नहीं है कि भाई इसमें कौन शामिल है कौन नहीं है। इसका जो उद्देश्य एक ही है कि इन पूर्व सैनिकों का और सैनिकों का मोरल को डाउन करना। अगर डाउन नहीं करना होता तो भाई साहब, जैसे हमारे एडवोकेट कम्युनिटी में होता है ना, पेन डाउन, कोर्ट बंद, जज साहब कर लो जो कुछ करना है, और कानून बन जाता है। लेकिन हम कभी ऐसा कर नहीं सकते ना। हम करेंगे कैसे? मुझे कल जब पता चला कि एसएम साहब जो दिल्ली वाले हैं, जिनके साथ ये हादसा हुआ, जो मीना ने उनके साथ किया, शायद ही मतलब हुए, लेकिन जब मुझे पता चला बड़ा आश्चर्य हुआ कि 13 महीने हमारा एजिटेशन चला दिल्ली के अंदर। वो एसएम साहब एक दिन भी उस एजिटेशन में नहीं आए थे। लोग बोलते हैं ना, संगठन में शक्ति होती है। 2 वजह से लोग संगठन को नकार देते हैं। पहला वजह सिर्फ 100 से लेके 500 रुपया। क्यों? कि संगठन ज्वाइन करेंगे तो या तो किसी अपने संगठन की 100 रुपये फीस रखी होगी, भाई ज्वाइन करो और रसीद कटवा लो और आप मेंबर बन जाओ, या किसी ने ज़्यादा से ज़्यादा 500 से ऊपर तो किसी की होती नहीं है। तो आप सोचिए, जब आप संगठन के अंदर 100-500 रुपये देने के लिए आप नहीं हो और न संगठन से जुड़े हुए हो, तो जैसे वो हमारा शेखावत हमेशा जो अपना चैनल चलाता है, वो ठीक ही तो बोल रहा है कि जब संगठन में आप शामिल ही नहीं हो, किसी संगठन के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, नाम ही नहीं लिखा है, एक 100 रुपये की रसीद नहीं कटाई है, तो कोई आधी रात को भाग के क्यों आएंगे भाई? आपने संगठन को महत्व दिया, और जिसने महत्व दिया उसके लिए संगठन जाता है, हजारों कोस भी जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। संगठन के जो मतलब लोग हैं, सीनियर है, ऐसा नहीं है कि भाई वो अपने पर बदनामी मोल लेके उनको फ़ोन आ जाए वो चुप बैठ जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमारे कम से कम 20% भी लोग संगठनों से जुड़े हुए नहीं हैं। 80% लोग संगठनों के बजाय राजनीतिक पार्टियों से जुड़े। संगठनों में जो हमारे स्थानीय संगठन थे, जो आपके लिए लड़ सके, आपके बच्चों के लिए लड़ सके, आपके हकों के लिए लड़ सके, उनसे नहीं जुड़े। वो जाके कांग्रेस सेवा दल, वो जाके बीजेपी सेवा दल, वो परिषद, वो कांग्रेस, मतलब वो चुनाव की कमेटी, मतलब वो पता नहीं कहाँ कहाँ जुड़ गए। लेकिन अपने लिए कि हमें समाज के अंदर एक ऐसा संगठन चाहिए जहाँ हम खुद अपनी रक्षा कर सकें, और बीइंग ए मिलिट्री पर्सन हमारा ऐसा संगठन हो कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं तो वो सोसाइटी वाले भी सोचे कि नहीं, यहाँ एक सैनिक संगठन है, अगर यहाँ कुछ गड़बड़ होगा तो वो संगठन ऐसी तैसी कर देगा, तो सोसाइटी वाले भी आपके साथ में मिलजुल के रहेंगे, ठीक है ना। अब छोटी से तिनके के लिए इतनी मार पड़ी है, और वो आपने दिल्ली में रहते हुए कसम खाई है एसएम साहब कि आप एक दिन भी जंतर मंतर पे आए थे? नहीं आए, आना चाहिए था। दिल्ली एनसीआर में 6 लाख एक्स सर्विसमैन बचते। कितने? 6 लाख। मैं दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ। दिल्ली एनसीआर में 6 लाख, ये ऑफिशियली आंकड़ा है, एग्जैक्ट मेरे पास नहीं, लेकिन 6 लाख के अप्रोक्स मतलब वहाँ रहते हैं। अगर उसमें से 10% भी आते तो 1 लाख हो जाते या 60,000 रहते। तो साथियों, कमी हमारी है, इस कमी को भी हमें देखना चाहिए कि जब संगठन से जुड़ोगे तो संगठन आपके लिए कुछ करेगा, नहीं जुड़ोगे
ठीक है भाई, ठीक है ना, संगठन में शक्ति होती है, लेकिन कब होती है? जब आप संगठन बनाते हो। आपने जाके संगठन के अंदर अपना नामो निशान ही नहीं है। चलो एनी हाउ, फिर भी संगठन तो अपना नाम करने के लिए कभी देश में आएगा, तो कभी वो आएगा, कभी वो आएगा, ठीक है ना, कभी इंडियन वेटरन्स आएगा, सब आएंगे, क्योंकि उनको भी भाषण देना है, उनको भी संगठन चलाना भाई, ठीक है ना। लेकिन मुझे बताओ कि पिछले 1.5 महीने की कार्य में किसी सरकार ने, राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने, किसी ने संज्ञान लिया? और 1.5 महीने में इतने केस होने के बाद में तो सुप्रीम कोर्ट को जागृत होना चाहिए था कि ये बंदे कौन है। ये बंदे देश के वो रक्षक है कि जिन्होंने पूरी जिंदगी बॉर्डर के ऊपर जंगलों में बिताए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट एक अखबार की सुर्खी को संज्ञान में ले लेता है, अखबार की सुर्खी को संज्ञान में लेकर नोटिस जारी कर देता है, और यहाँ तो पता नहीं सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है, अखबार भरे पड़े हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं उसको संज्ञान लेने का। क्यों नहीं है? अब आता हूँ दूसरे मैटर के ऊपर। मैं सही बोल रहा हूँ, आज मैं सच भी बोल रहा हूँ कि शुरू से मैंने बोला कि मैं सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इनके जीवनियाँ मैंने पढ़ी है, तो मुझे उनका असर बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से मैं किसी भी तरह बाकी पार्टियों को, मतलब जो जनता पार्टी हो या कोई ऐसे पार्टी जो हो, लेकिन मैं कांग्रेस से हमेशा कटा रहा, और कोई आज भी मैं उनका फॉलोअर नहीं हूँ। विशेष तौर से गलती से हमने बीजेपी के साथ हम जुड़े थे, लेकिन अभी जो पहले तो हम अपने सर्विस में थे, हमें क्या पता क्या कर रहे, हम सर्विस में अपना टाइम, लेकिन अभी जब हम पेंशन आ गए हैं, आके देख रहे हैं, इनके साथ चल रहे हैं, तो अभी हमें लग रहा है कि मतलब कथनी और करनी में अंतर है। तो हमने अपने पाँव पीछे खींच लिए, और उसका मुझे आज सबसे अच्छा उदाहरण मिला, जो महाराष्ट्र के अंदर एक, आपको पता है, योगी जी का भक्त, जिसने भव्य मंदिर बनाया था योगी जी का, योगी जी की अच्छाइयों के लिए, आज उस बंदे ने बीजेपी छोड़ के पार्टी नहीं ज्वाइन की, लेकिन ये बताया जो मेरी वाली सेम कहानी कि बीजेपी के अंदर कथनी और करनी में अंतर होता है। और जो ये विष जो बोलने वाली बात है ना, आप उनसे मत डरिए मेरे भाइयों। क्यों? कि सबसे पहले सवर्णों को जो मारने वाले कोई और नहीं है, सवर्णों को मारेंगे दलित, क्योंकि उनके अंदर वो भर दिया है कि तुम्हें दलितों ने बहुत शोषण किया पिछले 4 युगों से। अब कोई अभी की बात ही नहीं है ना, अब तो 4 युगों का बदला लेना है। तो पहले बार तो सब 4 युगों में मर गए, अब जिंदे हैं, इन्हीं से तो लेंगे ना। मायावती जी हो गए, रावण जी हो, किससे लेंगे? हमसे लेंगे ना, जो हम जिंदे हैं, जो श्रवण। तो आपको ये मारेंगे, कौन मारेंगे? दलित, और दलित को मारेंगे अल्पसंख्यक, अभी उनके बीच में घुसे हैं, फिर ये उनको मारेंगे, उनको मार के उसके बाद में आपस में फिर ये बड़ी मछली छोटी मछली को खाएंगे। ये हिंदुस्तान का गृह युद्ध इस हिसाब से जाएगा। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होने वाला, ये आप हम रहे या मर जाएं, लिख के ले लेना। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कभी नहीं होगा। होगा तो ये होगा कि जैसे नफरत की चिंगारी आग इतनी लगा दी है, जैसे आज सब मतलब विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर ठाकुर के कुआं जैसी मतलब वो एग्जाम्पल दिया जा रहा है। जो हमारे कांग्रेस के बड़े नेता, ठीक है ना, मतलब अगर आपको योगी जी को या इनको किसी को रखना है तो ब्राह्मणों को मारना पड़ेगा, ठीक है ना। ये लोग कल संसद में बैठे हुए हैं। तो ये कौन कर रहा है आखिर? भाई यार, ये देश वो है जो अनेकता में एकता वाला है, लेकिन इस देश की मट्टी पलीत कौन कर रही है? इस देश की पॉलिटिक्स, समझिए आप। और अब आता हूँ तीसरे मुद्दे पे। इस पॉलिटिक्स को अब जागरूक जनता अच्छा मजा चखा रही है। अगर हरियाणा, जे.एंड.के और महाराष्ट्र तीनों ने सही वोट दे दिया, सही वोट, तो पूर्व सैनिक, अग्निपथ स्मिथ,
जो अग्निपथ की स्कीम, किसान आंदोलन, बहनों का पहलवान आंदोलन और बेरोजगारी और वन रैंक वन पेंशन पूर्व सैनिकों की और ओल्ड पेंशन, ये 5 मुख्य मुद्दे हैं, ठीक है ना। और इन 5 के ऊपर एक कवर और आता है कि जो इस सरकार को महंगाई दिखाई नहीं देती कि महंगाई तो है ही नहीं। अरे तुम 3 क्या 2 भी दोगे तो हमें तो 2 रुपये का नौकरी वाला को फायदा होगा, लेकिन सुबह जो 300 की दिहाड़ी पे गया है वो महंगाई का असर उस पर नहीं पड़ रहा है। तो आपकी आंखें खोलने के लिए अगर 3 स्टेट में अगर सरकार के अगेंस्ट में वोट जाता है तो सरकार को समझ जाना चाहिए कि हम उस लोकसभा में तो आगे थे, किसी तरह इज्जत बचा गए थे, लेकिन अब देश हमसे गिन गिन के बदले लेगा, एक एक कार्रवाई का बदला लेगा, एक एक। हरियाणा में अगर मान लो कांग्रेस आ जाती है तो वहाँ सबसे बड़ा चेहरा होगा विनेश फोगाट का। क्यों होगा? क्योंकि उसके साथ में जो भी कंट्रोवर्सी हुई है ना, वो सारी पूरी हरियाणा में एक लहर की तरह दौड़ी है। जिस तरह से अग्निवीर के साथ हो रहा है, जिस तरह से पूर्व सैनिकों के साथ में ये वन रैंक वन पेंशन का भेदभाव, और किस तरह से मतलब 60 रुपये, 25 रुपये, 64 रुपये, 125 रुपये विधवा माताओं बहनों को, अरे शर्म आनी चाहिए। अच्छा मत दो, ठीक है ना। जिन खड़ा कर दिया ये एक्स ग्रुप, अपेंडिक्स एक्स, तीसरी आ रही, 1 में कहाँ गया था एक्स, 2 में कहाँ गया था एक्स, 3 में कहाँ से आ गया? नहीं देनी है ना तो कुछ भी बहाने बनाओ, चलते रहो। और जिनको देनी है उनको आपने 10 गुना दे दिए। आज 24/9/2012 से लेके OROP 3 पे कमीशन में अधिकारियों की पेंशन 300% बढ़ी है, 322%। और जवान JCU 150 से 160 के बीच में घूम रहे हैं। ये कभी बैठ के मेहनत करके निकालो जो थोड़ा बहुत जानते हो, और पब्लिक को बताओ अपने बंदों को कि ये हो रहा हमारे साथ, जो मैं बोल रहा हूँ ना पहले कि वो हो। कल मेरे पास जब मैंने सुना कि मेरे पश्चिमी रेगिस्तान में 2 कोहिनूर ऐसे हैं जो सुबह निकलते हैं किसी भी सैनिक के परिवार को ढूंढने के लिए जिसमें परेशानी है, किसी का पति नहीं है, उसका नॉमिनेशन नहीं है पत्नी का, या उसकी पेंशन रुकी हुई है, या उसका अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं गया है, या कुछ और है, मैं दाद देता हूँ, ठीक है ना, कि दोनों ही बंदे, एक सूबेदार मेजर से रिटायर्ड है जो आज आए हुए 25 साल हो गए, और एक इनवैलिड आउट है 76 में, धीरा राम जी बिश्नोई और हीरा राम जी बिश्नोई। जैसे इनके कौम के अंदर एक धार्मिकता का एक उपदेश हमेशा होता है इनके गुरु के द्वारा, वैसे ही इनका कार्य मैंने कल देखा इनकी डायरियों में, इनके फाइलों में, इनका सब कुछ ही। और देख के मैंने उनकी 5-5 मिनट की रिकॉर्डिंग भी की, ताकि आप लोग देखें और आप और हम सब मिलके उनको फॉलो करते हुए अपने आसपास जो नहीं कर सकते हैं उनके पैसे बचाएं, एप्लीकेशनें लिखें, ग्रीवेंस में डालें और राहत प्रदान करें। हम लोग दिन भर सोसाइटी में बैठते हैं, गांव में बैठते हैं, चौपालों में बैठते हैं और ये काम कर सकते हैं। अरे वो धीराराम जी है, वो तो 9वीं पास है। एसएम साहब फिर भी कम से कम एसएम की नौकरी तक गए हैं, तो ज़रूर उन्होंने 4 अक्षर फौज में भी पढ़ लिए, और यहाँ से भी कम से कम वो मैट्रिक करके गए थे या पुरानी हायर सेकेंडरी करके गए थे। लेकिन जब मैंने उनका काम देखा, यार 8-8, 10-10 लाख रुपए दिलाना, और वो भी साथ में लेके, ऐसे ऐसे केस कि जैसे बंदा मर गया, वो पहले नौकरी किया, फिर डीएससी में गया, डीएससी में डॉक्यूमेंट वहाँ उसके कन्नानूर चले गए, अरे बंदा वहाँ पर पहुँच गया, और वहाँ से वो डॉक्यूमेंट लाके फिर बेंगलोर में देता, बेंगलोर से उनका बना के सब कुछ स्पर्श में लाके देता, स्पर्श से सब करवा के 8 लाख रुपए उस लेडीज़ के अकाउंट के अंदर क्रेडिट करवाता है। धन्य है इन पुण्यात्माओं को। हम उनके बराबर कुछ भी नहीं है, चाहे ये वीडियो बना ले, चाहे बड़े बड़े मतलब वो शब्द बोल लें, लेकिन जो ग्राउंड में काम करता है ना, ये दोनों साइलेंट थे,
किसी को पता नहीं था इन बंदों के बारे में ये, लेकिन इनके आसपास में। इसलिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से हलोदी, जोधपुर, लोहावट, अपना उधर से आप ले लो भाप, और जिसमें क्योंकि एक का भाप और फलोदी के बीच में गांव पड़ता है पड़ियार, दूसरे का पड़ता है पीलवा के आसपास, देचू के पास में पीलवा पड़ता है। तो इसके आसपास के ये पश्चिमी रेगिस्तान के जितने भी बंदे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है आप इनसे संपर्क कीजिए, और मैं इनके मोबाइल नंबर भी दे रहा हूं साथ में, और उन मोबाइल नंबरों के पे फ़ोन करके इनसे टाइम लीजिए। और टाइम क्या लेना है, आपको तो कॉल करना है, ये तो सीधे आपके घर पहुंचेंगे। मैंने तो ऐसा बंदा नहीं देखा, कॉल आया, सुबह उठा, तैयार हुआ, अपने मकसद पे चला घर के हिसाब से। ये होती परमार्थ की कमाई, एक होती स्वार्थ की कमाई, क्योंकि इनको पता है कि स्वार्थ की कमाई यहाँ रह जाएगी, परमार्थ की कमाई वहाँ मिलेगी। तो मेरे दोस्तों, आज ये स्पर्श ने हमें मौका दिया, इस सरकार ने हमें मौका दिया है, एक ऐसी स्कीम हम पे थोप दी गई है, जो हमारी माताएं, बहनाएं, पुराने फौजी हमारे जो 5वीं क्लास पास है, उनके हाथ में छोटे छोटे डबिए है, उन पर न तो मैसेज जाना है न कुछ होना है, तो वो बुरे फंसे हुए हैं, और न उसकी कोई सुनने वाले हैं, न ये सरकार उसमें कोई संज्ञान लेने वाली है। मैं यही हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि मजबूरी का नाम क्या है आपको पता है। तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में इन दो बंदों से कुछ सीख के हम भी कुछ कर सकें, तो उतनी शक्ति मालिक हमें भी दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो। हाँ जी धीराराम जी, आप अपना परिचय दें पूरा। मैं सिपाही धीराराम, कोर ऑफ सिंगल, और मेरा गांव पीलवा भोजापुर और डिस्ट्रिक्ट जोधपुर, और मैं 76 में 29 मई को इनवाइट पेंशन आया था। इनवैलिड पेंशन आया 76 में। 76 में आपने फ़ोन किया था कि मेरा 1 रुपया बढ़ा, फिर आपने डॉक्यूमेंट भेजे थे जो मैंने सत्यापित किए कि 1 रुपया बढ़ा। तो आपको कैसा लगा कि भाई सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, कि भाई कितना ज़्यादा मतलब ये पैसा बढ़ गया है? अभी सरकार के बारे में तो क्या बोल रहे हैं साहब, जो सरकार है अपना रूल्स चाहती वैसे करते हैं, हमारी तो कोई बस चलती नहीं है। और मेरा ORP 2 में 1571 रुपये बढ़े थे, और अभी ORP 3 में 1 रुपया बढ़ा। इसका मतलब कहीं कोई गड़बड़ है, गड़बड़ 1 रुपया बढ़ा। अच्छा, मैंने आपके आसपास के जो पूर्व सैनिक हैं उनसे आपका नाम काफ़ी चर्चा में सुना है कि आप जो लोगों के केस भी लेते हैं और साथ में जाके इलाहाबाद तक काम करवाते हैं। तो ये आपको किस तरह से आपको मतलब ये हैबिट पड़ी, या कैसे मतलब ये आपको लगा कि मुझे ये करना चाहिए? ये तो साहब जैसे मेरे समस्या आई, मेरे को कम से कम 49 साल हो गए पेंशन आए हुए। तो जैसे जैसे समस्या की होती तो मेरे को कहीं से सहयोग सैनिक कल्याण विभाग से मिला, कभी रिकॉर्ड से मिला, कभी कैसे ही मिला। मैंने इससे धीरे धीरे जानकारी लेकर के ये गांव में और देहात में बहुत दूर इलाकों में अनपढ़ लोग बैठे हैं, तो उनको कुछ पता नहीं है। मेरे खुद के मैंने ORP 2 के 50 महीने से रुपए निकलवाए थे CP ग्राम पर कंप्लेंट डाल के, और 99,948 रुपये। उसके बाद सर्कुलर 568 का मेरे को पता लगा 18 वर्ष के बाद, 18 साल के बाद। 18 साल के बाद मैंने वेबसाइट खोला, दिखाया, तब मेरे को तो 6 वेतन आयोग के अंदर 3500 रुपये मिलते थे। फिर मैंने खोला तो उसको देखा तो इसमें 5125 रुपये बोल रहे हैं। फिर मैंने उसको कंप्लेंट किया CP ग्राम पर, तब मेरा 1,87,338 रुपये मेरे को मिले। अच्छा, मैंने ऐसा भी सुना है, मेरे पास कोई फ़ोन आया था, उन्होंने बताया था कि आपके पास में बहुत बड़े बड़े केस आए हैं कि
विधवाओं को भी आपने 4-4, 5-5 लाख रुपए तक दिलाए हैं। जी हाँ, ऐसा है कि गांव में अंगूठा टेक अनपढ़ आदमी है और उनको मेरा पता लगा कि ऐसा ऐसा है, तब मैं बोला भाई मैं सीपी ग्राम पर ये कंप्लेंट करके आपका करूँगा। एक है मेरे ही रिश्ते में चाचा ही हो रहा था, लेकिन वो ख़त्म हो गए, उसके फैमिली का कोई नाम और अता पता नहीं था उसमें, मतलब उसको पीपीओ वगैरह में कुछ नहीं। उसको मैंने 3 साल पूरी कोशिश की, उसका ग्रेनेडियर का था और वो जबलपुर से रिकॉर्ड उसकी फाइल डीएसी में चली गई केरला से मैं 2-2.5 साल से कोशिश करके वो फाइल मंगाई वापस, फिर सीडीए इलाहाबाद को हो गया, फिर सीडीए इलाहाबाद को मैंने कंप्लेंट डाला, तब जा करके उसकी पेंशन बनकर अभी आई है। अभी उसको लगभग 5 लाख के आसपास उसको रुपए मिले हैं। बहुत अच्छा। और फिर भी उसके अभी तक अनुमानित 4 लाख रुपए और भी बाकी है। जी, अभी आप एक बात बताइए कि ये स्पर्श में और बैंक में पेंशनों में जो शुरू किया है, तो बैंक अच्छा था या स्पर्श अच्छा है? ये बैंक अच्छा है सर। बैंक में हम जाते हैं तो कैसा भी हम काम करवा लेते हैं। अस्पताल में तो सबके डाटा रुक जाता है, आता नहीं है, और इसमें बड़ी समस्या है सर। और अनपढ़ लोगों के लिए तो 1000 तरह की समस्या है, वो कोई सुलझा नहीं सकता। किसी का डाटा कैसे हो जाता है, किसी का कुछ होता है। मेरा खुद का पैन कार्ड और आधार कार्ड में लिंक नहीं हुआ था, फिर मैं इनकम टैक्स में 1000 रुपया पेनल्टी भर के यार उसको मैं सही कराया। इतनी हमको तकलीफ होती है इस पर से। बहुत ही बढ़िया दीराराम जी। आपकी उम्र कितनी होगी टोटल? मेरी वैसे कागजों में 78 ईयर्स है, और वैसे अनुमानित पहले से माता पिता के कहने के अनुसार मेरी ये 80 साल पूरी हो गई, 80 साल। तो भाइयों, आप देख रहे हैं ये दीराराम जी बिश्नोई है जो सिग्नल से रिटायर्ड है, और इनको है जो इनवैलिड आउट की पेंशन मिलती है, और ये 1976 में आ गए थे। इन्हीं का रेफरेंस मैंने कल दिया था कि 1 रुपया पेंशन इनकी बढ़ी है, और मैं जब इन्होंने वीडियो देखा तो आज ये अपने कुछ और भी काम किए हुए जो मैंने इनसे बात करके डॉक्यूमेंट मंगाए हैं, जो मैं इस क्लिप के साथ ऐड करूंगा। और आप सोचिए कि पढ़े लिखे बड़े बड़े लोग जो अपने आप को सीए, अकाउंटेंट ये कहते हैं, और ये कितने पढ़े लिखे वो आपके सामने हैं। आपकी एजुकेशन क्या है जी? मैं सर 10वीं क्लास पढ़ते पढ़ते बीच ही छोड़ा था। यानी कि इन्होंने 10th भी पास नहीं किया था, बीच में छोड़ दिया था। आज ये सीपी ग्राम को सीधी कंप्लेंट लिखते हैं और उससे काम होता है। तो मैं सभी से बोलता हूँ कि अपने आप को कमज़ोर ना समझे। ये आपके साथ में मुझे इनका एक एग्जाम्पल देना था कि आपकी विल पावर होगी, आप सब सक्सेस होंगे। एक्सेप्ट तो गवर्नमेंट ने थोपा तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन ये एक ऐसा मुझे आपको आपके सामने एक उदाहरण देना था कि जब ये कर सकते हैं तो हम सभी कर सकते हैं। इसलिए अपना हौसला न तोड़े, अपना जितना भी है स्पर्श से और जो सीपी ग्राम से कंप्लेंट डालें, अपना सारा का सारा जो भी आपको फ़ायदा वो लें। धन्यवाद। और आप कुछ कहना चाहते हैं? बस ठीक है साहब, धन्यवाद। जय हिंद साहब। हाँ, जय हिंद साहब। जय। आपका शुभ नाम? सुबेदार मेजर हीराराम बिश्नोई, लड़का बेरा पड़िया। अच्छा साहब, कितने साल हो गए आपको पेंशन आए? तो मेरे को पेंशन आए 20 साल हो गए। अच्छा, और आपके बारे में भी मुझे दीराराम जी ने बताया था कि आप भी पब्लिक के साथ में मिलके और काफ़ी लोगों की हेल्प करते हैं, और फलोदी डिस्ट्रिक्ट अभी बन गया है। अभी सोल्जर बोर्ड नहीं आया, लेकिन मैंने फलोदी में भी सुना है कि भी हीराराम जी काफ़ी एक्टिव है इसमें। अभी तक आपने कितने लोगों के लिए अपना सहयोग किया? कैसे लोग आते हैं, किस तरह से आप करते हैं, थोड़ा बताएं अपने बारे में। सर, जब मैं पेंशन आया, पेंशन आकर के कुछ दिन तो मैं थोड़ा दोबारा सिविल में सर्विस में चला गया। तो उस दौरान मेरे को हमारे पड़ोस में है विडोज थी, फैमिली पेंशनर, तो वो एक समस्या लेके आई। तो मैंने उनका देखा तो काफ़ी उनके मतलब पेंशन में कमियां थी। तो उन समय में ये सीपी ग्राम CPP से होती थी जयपुर से वगैरह बैंक के थ्रू,
तो कार्रवाई कराई तुरंत हो गई थी, उनको काफ़ी बेनिफिट मिला और एरियस भी मिला। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया 2.5-3 लाख रुपया उसको एरियस पेमेंट हो गया सर। नहीं, बहुतों को लाखों रुपए मिले, मैं देखा है ये, मैंने पूरा आपका ये देखा पूरा, तो ये पूरा इनका डॉक्यूमेंट से पूरा ही, ठीक है ना, ये सारा हमने अभी उसके बाद बैठे हुए हैं 5-6 घंटे से, सारा ये देखा हमने, उनके एक एक केस को देखा पूरा ही हमने, क्योंकि इनका पूरा ऐसा ही। इन्वायरमेंट होता है, आदमी जिसके साथ बैठता है उठता है तो उनसे दूसरी दुनिया ने पूछा तो आपके कैसे बढ़ गया ये वो वगैरह, तो फिर दुनिया आने लगी। मैंने देखते रहे, जैसे बेसिकली आर्मी का पैटर्न क्या है साहब, क्या है, ऑर्डर बहुत बाद में आते हैं, पेंशनें सुधर जाती है और ऑर्डर बाद में आते हैं तो क्या है, बैंक में वगैरह सिविलियन रहते हैं, उनको इतना पता चलता नहीं है क्या रैंक है, कितना होना चाहिए, फैमिली पेंशन है, इन सर्विस डेथ हो गई या आफ्टर सर्विस डेथ हुई है क्या, वो सब कुछ इनको या तो पता लगता नहीं है या करना चाहते नहीं है वो उनकी बड़े। तो हर आदमी 10 आदमी में आपको कम से कम 4-5 आदमी समस्या वाले मिलते हैं। जी जी तो जी। जो भी मेरे पास आया मैंने देखा उनकी समस्या ही समस्या थी, मैंने केस टेकअप किया तो उसका निस्तारण हुआ सीपीपीसी के थ्रू। तकरीबन उस समय ज़माने में क्या 1-2 बार पत्राचार होने से हो जाता था। अभी स्पष्ट सिस्टम जो आया है, हालांकि गवर्नमेंट का कहना तो है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, आजकल क्या डिजिटल सिस्टम है, हर आदमी डिजिटल सिस्टम से वाकिफ नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम आती है या और कोई कारण है वो मुझे पता नहीं। खैर सुनने में आया है कि जब भी डाटा माइग्रेट किया है एज इट इज़ एज इट, जैसे थे जहाँ थे वही डाटा उन्होंने ट्रांसफ़र किया है, बैंक से लिया है, स्पेशली 21 से पहले 21 के बाद में सीधा वे। तो उसमें क्या समस्या आती है, स्पेस वाले कोई भी उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते, रिकॉर्ड के थ्रू ही होना है। ओके ओके। तो हम सीपी ग्राम में भेज दो चाहे किसी में भेज दो, घूम फिर के रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्ड में जाएगा जाएगा ही जाएगा। कहने के लिए तो कहते हैं 1 महीने में सॉल्यूशन हो जाता है, पर तो होता नहीं है 1 महीने सॉल्यूशन होता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और जैसे होता है उनमें क्या अभी पे फिक्सेशन का OROP 1, 2, 3 आया है, इसमें नॉर्मली जो एनसीओ लेवल थोड़ा तो उनको बढ़ा है, किसी किसी का हर एक लेवल में नहीं बढ़ा है, रेशियोज एंड अबव तो डिक्लाइन हुआ है, डिक्रीज ही हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, 1, 2 से 1 में कम हुआ है, 1 से 2 में कम हुआ है, 2 से 3 में कम हुआ है। और उनमें भी ऐसे है, आपको लगता है कि जैसे ऑनरी कैप्टन है, ऑनरी लेफ्टिनेंट है, उनकी सर्विस 33 ईयर्स है, फिर भी वो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट दिखा करके क्या बोलते हैं कि आपको तो वही मिलेगा 30 साल वाले, मैक्सिमम 30 साल है, पता नहीं कहाँ से कौन सी हाँ, उसने नौकरी 33 साल 34 साल कर ली, फिर कर ली और लेकिन 30 क्यों बता रहे हैं, हाँ, वो पेंशन उसको 30 ही समझ के मिलेगा। परे की बात है। जी, और जी। जैसे अभी बोल रहे हैं कि इन्होंने भेदभाव नहीं किया, 7वें पे कमीशन में रेशियोज OR और ऑफिसर के पे कमीशन में उन्होंने काफ़ी फर्क रखा है। क्या पे फिक्सेशन में पेंशन में तो फॉर्मूला सबके लिए वही लगाया 2.57, तो आम जनता को यही कहते हैं कि सबको बराबर है, पर तो अफसरों क्या है पे के अंदर पे ऑलरेडी उनका पे अधिक है, तो फॉर्मूले में ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं थी। उनके अंदर उनके पेमेंट के अंदर 6 फॉर्मूले लगे सर। हाँ, तो वो फॉर्मूले से क्या है, अभी रिटायर होते हैं तो उनका ऑटोमेटिक पेंशन ज़्यादा हो जाती है, तो एवरेज उनका बढ़ जाता है, तो एवरेज सबको फायदा हो जाता है, और जो अपना एवरेज बढ़ता नहीं है वही रहता है। जैसे सूबेदार कोई 28 साल बना लास्ट ईयर ऑफ सर्विस में, तो उसके क्या 1 इंक्रीमेंट या 2 इंक्रीमेंट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये 2 इंक्रीमेंट का क्या फ़ायदा होगा, 44,900 से 46,000 में चला जाएगा या 47,000 में चला जाएगा, उसका एवरेज होगा तो डाउन हो जाएगा। जबकि मांग यही थी कि अब मैक्सिमम का अपने को 50% देना चाहिए। हाँ, ये 2013 का लेटर वी आर इन्फोर्स्ड टू रिवर्ट बैक टू पवेलियन, गवर्नमेंट भेजती है, हम तो सर्विस करना चाहते हैं, जैसे 32 करते हैं मैक्सिमम, वैसे ही यदि 40 होगी या 42 होगी तो वो कर लेगा। पैरामिलिट्री फोर्सेज में दुनिया करती है, तो फोर्सेज के सेम है, ऐसे हार्ड एंड फास्ट वही उनकी डिफिकल्टी है, जितना हार्ड रिस्क अपना है वही तो वो करते हैं, तो आर्मी वाले क्यों नहीं कर सकते। इनको यंग रखने के लिए गवर्नमेंट भेजती है और फिर गवर्नमेंट उनको बेनिफिट देती नहीं है देना, तो कम सर्विस में आएंगे तो उनको कम ही इंक्रीमेंट लगेंगे नहीं, उनके कंपेरेटिवली अपने 10-10, 12-12 इंक्रीमेंट का फर्क रहता है, तो ऑटोमेटिक वही मार खाते हैं। और वेटेज विड्रॉ कर लिया, जैसे आपको पता ही है
ये 7th पे कमीशन के बाद में किया है। उन्होंने क्या किया, एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया कि 20 साल के बाद हम 50% दे देंगे ड्रॉन इमोलमेंट का, जो आप ड्रॉ कर रहे हैं। पहले क्या होता था, टॉप ऑफ स्केल के एज पर 5th CPC, those who have completed 28 years of service and more with highest weightage, they are getting 50% of top of scale. सपोज एक ग्रुप का उस समय आई डोंट एक्चुअली रिमेम्बर 10,500 समथिंग था उस टाइम था। तो उसका 50% होता था पेंशन। और वाई ग्रुप का था या बी ग्रुप बोलते थे उस समय, उसका 9,320 था, तो उसका 50% 4,660 रुपीज़ पेंशन बनती थी। OROP 5 से लेके 6, 7 और 3 मतलब ये रिवीजन, इन पांचों के अंदर ये जो मतलब सिपाही से सूबेदार मेजर ऑनरी तक ये सारे के सारे आपके हिसाब से अपवर्ड हुए या पूरे डाउनवर्ड ही हुए? डाउनवर्ड हुए हैं, चंदे को छोड़ करके, कुछ कैटेगरी को छोड़ करके डाउनवर्ड हुआ है, डाउनवर्ड फॉल जा रहा है। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत आपने बहुत ही अच्छा मतलब बताया है। और ऐसे ही आप ऐसे इलाके में बैठे हैं साहब जहाँ पे टावर भी नहीं होता है, आपको तो शायद मेरे ख्याल से मोबाइल के लिए भी 1 किलोमीटर बाहर टीले पे चढ़ना पड़ता है, मुझे पता है आपके इलाके में वो है समस्या, वो होते हुए भी हम कर रहे हैं। तो आप दोनों जो ये कर रहे हो, ये मैं बोलता हूँ मालिक आपको लंबी उम्र दे, आप उन विधवाओं माताओं बहनों के लिए काम आए और आपसे हम भी सीखें और अपने आसपास में ऐसे बंदे ढूंढ के उनको आप तैयार करके जाएं। जाना हम सबको ही है, लेकिन अपने पीछे अपना एक नुमाइंदा जरूर छोड़ के जाएं, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट। हमारा यही प्रयास रहता है सर। मैक्सिमम मैं हर एक या मैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की मीटिंग वगैरह होती है, उनमें भी जाता हूँ, सबको बातचीत करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट से नुमाइंदे आते हैं तकरीबन, वो उनको भी जागरूक करते हैं, क्योंकि अपना पैटर्न ही ऐसा है, समस्या है रूरल में। क्या अपना क्या सिस्टम इन्होंने क्या कर दिया, एकीकृत कर दिया, एक जगह सेंट्रलाइज कर दिया, जबकि होना चाहिए डिसेंट्रलाइज। कोई भी काम नज़दीक होगा, कम होगा किसी के पास वर्कलोड, तो वो ठीक से करेगा। वर्कलोड ज़्यादा होगा तो उतना वो प्रोफिशिएंटली नहीं कर पाएगा। किसी आदमी को दोष नहीं दे सकते हम, सिस्टम का कमी है। डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। पहले डिसेंट्रलाइज था, शुरू में क्या था, डिस्ट्रिक्ट लेवल में बैंकों के अपना हेड ऑफिस होता था, उसमें हो जाता था निराकरण, सेटलमेंट जो भी होता था, उनको पावर था। फिर इन्होंने क्या किया, स्टेट लेवल पर कर दिया CPPC, सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेल, हर एक अपने बैंकों ने उस हिसाब से कर दिया। उसको रही कहीं कसर काट दी, अभी पूरा सेंट्रलाइज करके ये पेंशन इलाहाबाद को दे दिया, पूरा भारत का। उनको आप मान लो मेरी समस्या है, मैं अभी यदि उनसे कोई बात करना चाहूँ तो दिन भर मैं ट्राई करूँगा, तो हो सकता है लकीली लग जाए, नहीं तो कभी फोन नहीं लगता। नंबर तो बहुत दिए हुए हैं कि ये टोल फ्री नंबर है, फलाना ये नंबर है, ये OIC है, हेल्पिंग सेंटर का, ये वगैरह। चलो साहब, जिंदगी लड़ाई का नाम है, हम लड़ते रहेंगे, बाकी जो नसीब में लिखा वो हमें मिलता रहेगा। वो तो है सर, उसको तो ठीक है ना, सहज स्वीकार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ऐसे होते हैं, ये उम्र का पड़ाव ऐसे होते हैं, जैसे विडोज है, वीर नारियाज है वगैरह, वो चल फिरने में सक्षम नहीं है, घर से बाहर ही नहीं निकल सकती, मतलब वो अपना कैसे मजबूरी है उनकी। और पहले में बैंक में जाके अंगूठा देके अपना प्रमाण पत्र दे दिया, तो वो जाए तो जाए, लेकिन अब वो कहाँ जाए, किधर जाए, कैसे दे, कौन उसका फोटो खींचे, कैसे वो अपलोड करे, उनको तो पता भी नहीं है। तो विशेष तौर से वीर नारियां औरतों के लिए अभिशाप है, स्पर्श, ये कोई मतलब समाधान है ही नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक आए और चल के मुझे बड़ी, क्योंकि आप 15-20 दिन से मैं दियाराम जी से भी कंसर्न में था कि आप लोग आइए एक दिन या मुझे बुलाइए, तो उन्होंने बोला नहीं आप नहीं, हम ही आएंगे, ताकि आपसे मिलेंगे भी और साथ में मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं आगे, धन्यवाद। साथियों, ये प्रजेंट के केस है जो हीराराम जी बिश्नोई और अपने उनके साथ SM साहब जो आए थे, तो उनका जो मैं आपको वीडियो दिखाया है, उनके ये सारे के सारे ही केस, मतलब ये लेटेस्ट केस उनका जो चल रहे हैं सभी के ही, कोई भी केस मतलब 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख, ये इनका मतलब मेहनताना कुछ नहीं है, 1 रुपया नहीं है। ये साहब है जो SM साहब है, डायरी मेंटेन करते हैं, इनकी ये 3rd डायरी है
2 उन्होंने क्लोज़ कर दी है। ये 2001 में पेंशन आए थे, और जो हीराराम जी है वो है जो मतलब आए थे अपना 76 के अंदर। और यहाँ रेगिस्तान के अंदर दूर दूर तक, गाँव तक, समझ लो कि रेगिस्तान में पहुँच के लोगों को ढूंढना और उनके साथ उनके वो करना अमेजिंग है। मतलब मैंने वो डायरी का लास्ट पेज लिया, ये इसका भी लिया, और इनके जो नीचे ये जो फाइल आप देख रहे हैं, इस फाइल को भी मैंने जो पूरी ढूंढी है। साहब कह नहीं सकते हैं कि भी इसके लिए आपको इतना एजुकेशन और क्लर्क और समझ लो कि स्टाफ क्लर्क होना ज़रूरी है। इनका काम देख के मुझे लगा कि मुझे आप तक ये बात पहुंचानी चाहिए, इसीलिए मैंने ये इनके लिए वीडियो बनाया। और इनसे शिक्षा लेते हुए हम सभी को इस फील्ड में उतरना पड़ेगा, तब जाके हम अपने बुज़ुर्गों को, बहनों को, विधवाओं को, वीरांगनाओं को, जो घर से बाहर नहीं निकल सकती है या आसपास में वो नई चीज़ है, तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। जिसके लिए मैंने इनको बुला के इनका इंटरव्यू लेके, क्योंकि मैं कई दिन से इनके बारे में सुन रहा था, तो मैंने ये बनाया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।